नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। मैं आप सभी का संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के लेक्चर में हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सिलेबस है और उसमें भी सिलेबस की जब हम बात करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स, जिसे आप पीटी कहते हैं, उसके सिलेबस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। 2018 तक क्या होता था, आरपीएससी में पुराने सिलेबस के तरह से एग्जाम लिया जाता था। फिर 2021 से जो एग्जाम हुआ है वह नए सिलेबस के आधार पर हुआ है। ठीक है, तो अब हम नए सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम विस्तार से बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे कि प्रश्न कितना आता है, कितने मार्क्स का होता है, कितने घंटे का समय होता है। इसके अलावा आपको यह देखना होगा, चूंकि राज्य स्तरीय आयोग है, जैसे कि राजस्थान की बात मैं कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे टॉपिक ऐसा होगा कि राज्य से संबंधित होगा। तो जो भी टॉपिक हम देखेंगे विषयवार, जैसे कि हिस्ट्री हम देखेंगे, तो हम यह भी समझेंगे कि राजस्थान का इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, और फिर अगर देखेंगे कि भारत के इतिहास को लेकर के उन सभी चीजों पर मैं विस्तार से चीजें आपको बताता चलूंगा। कुल मिलाकर के पूरे प्रीलिम्स के जो सिलेबस है उसका एक ओवरव्यू हम देखने वाले हैं। तो अभी अगले आधे घंटे 35 मिनट का जो समय होने वाला है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब इससे संबंधित जो है संस्कृति आईएएस कोर्स भी लॉन्च कर दी है, यानी कि आरपीएससी का फाउंडेशन कोर्स संस्कृति आईएएस की तरफ से जारी कर दिया गया है। और यह कोर्स की सबसे बड़ी अगर खासियत मैं बताऊं तो इस कोर्स में आयोग के जो रूपरेखा है, ये जो मैंने कहा 2021 के बाद जो सिलेबस आया है उसके तहत ही इस पूरे कोर्स को तैयार किया गया है। ऑनलाइन यह कोर्स होगा और इसका बैच भी प्रारंभ होने जा रहा है। बैच की घोषणा भी हो चुकी है। 30 मार्च 12 बजे दिन में पहली बैच की इसकी शुरुआत हो रही है। नामांकन इसमें प्रारंभ हो चुका है। आपको एक बात यह भी बता दूं कि पहले बैच में सीमित सीटें हैं। हालांकि इस बैच में बहुत बड़ा ऑफर भी दिया गया है। इस कोर्स की बात करूं तो संस्कृति आईएएस जो ऑनलाइन कोर्स दे रही है आरपीएससी से संबंधित, इसमें एक चीज देखना है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट पूरी तरह से आपको इसमें शामिल किया गया है। इसकी फी वैसे तो 50,000 है, लेकिन पहली बैच है तो यहां पर प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए फी में बहुत बड़ा छूट दिया जा रहा है। उसमें आप देखेंगे 12,999 है डिस्काउंट के बाद। तो इसमें एक चीज क्या है कि प्रिंटेड नोट्स के साथ, यानी कि जो भी सेगमेंट आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का हो या मुख्य परीक्षा का हो, तो यदि उसका प्रिंटेड नोट्स आप लेते हैं तो उसके साथ 12,999 पूरे कोर्स का पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनका यह कहना होता है कि आप हमें प्रिंटेड नोट्स नहीं दीजिए, आप हमें नोट्स तो दीजिए लेकिन क्या पीडीएफ फॉर्मेट में ही उपलब्ध करा दीजिए। तो उनके लिए संस्थान पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स उपलब्ध करा देगी और बाकी लेक्चर तो पूरा आपको मिल ही जाएगा। तब फी जो है थोड़ा और कम पड़ जाएगा और वह केवल 10,000 पड़ेगा। ठीक है, अब इससे संबंधित बातें एक समझ लीजिए कि नामांकन चूंकि स्टार्ट हो चुका है, यह ऑफर प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए ही है। तो आप चाहते हैं कि इस फी के डिस्काउंट का अगर ऑफर आपको मिले तो आपको यथाशीघ्र संपर्क करके नामांकन पहले ही बैच में करा लेना चाहिए। इस कोर्स में कुछ चीजें शामिल है। सबसे पहले समझ लीजिए कि 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होगी। उसके बाद कोर्स की वैधता क्या आपके मन में रहता होगा, तो पूरा 1 साल आपको दिया गया है इस कोर्स के लिए। और दूसरी सबसे अहम बात क्या है कि आप इस कोर्स को बार बार देख सकते हैं। यह नहीं कि एक बार आपने देख लिया फिर उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। मान लीजिए आपने अर्थव्यवस्था को पढ़ा और उसमें आपने बजट वाले सेगमेंट को पढ़ा, अब आपको हो रहा है कि बजट को थोड़ा और समझा जाए, सही से समझ में नहीं आया तो आप दोबारा उसे देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं। जब तक ना समझ में आए 1 साल तक आप उसे बार बार देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर है। और इसके अलावा नियमित क्लास टेस्ट भी लिया जाएगा। नियमित क्लास टेस्ट कहने का तात्पर्य है कि जिस भी सेगमेंट की पढ़ाई करा दी जाएगी उसका टेस्ट होगा। और टेस्ट में यह भी ध्यान रखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही सेगमेंट का टेस्ट लिया जाए ताकि आपकी तैयारी जो है और भी धारदार हो पाए। अब इस विषय में यदि आपको विशेष जानकारी चाहिए, आपको नामांकन कराना है, तो यहां पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है संस्कृति आईएएस का 9555124124। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नामांकन करा सकते हैं। या फिर आपको क्या करना है, संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहां से भी आप संपर्क करके विस्तृत जानकारी लेकर के यथाशीघ्र नामांकन करा सकते हैं। तो यह तो हो गई ये बात कि संस्कृति आईएएस ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए कोर्स जारी कर दिया है। तो अब सभी आप छात्र जो भी इसके लिए, इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो एक सिरदर्द होता था कि अच्छा मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पाता था, तो अब आपके लिए यहां पर यह उपलब्ध हो जाएगा। और फिर से बता दूं, यह जो पूरा सिलेबस आपके लिए तैयार किया गया है
या जो पूरी कोर्स की रूपरेखा तैयार की गई है वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि राजस्थान में 2021 के बाद जो सिलेबस आया है। ठीक है, अब हम सिलेबस की चर्चा करते हैं। सिलेबस में आगे बढ़ने से, विषय वस्तु पर आने से पहले कुछ मुख्य बातें समझ लेते हैं, रूपरेखा समझ लेते हैं इस परीक्षा की। देखिए, इस परीक्षा में जैसा कि 3 स्टेज होगा, जैसे कि यूपीएससी में होता है। पहले क्या होगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा, फिर पर्सनालिटी टेस्ट जिसको आप इंटरव्यू भी कहा करते हैं। ठीक है, तो ये 3 चरण इस परीक्षा में भी होगा। और सामान्य ज्ञान, यहां पर देखिए, अगर यहां प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं तो प्रारंभिक परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र होगा। जैसे कि यूपीएससी में क्या होता है कि एक जो होता है वो जीएस का होता है, दूसरा सीसेट का होता है, लेकिन यहां पर राजस्थान में ऐसा नहीं है। एक ही प्रश्न पत्र होगा और इसके अंदर 150 प्रश्न होगा और इसी में सीसेट वाला सेगमेंट भी शामिल होगा। सीसेट वाले सेगमेंट कहने का तात्पर्य है कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इससे जो संबंधित प्रश्न है एक ही प्रश्न पत्र में वह शामिल कर दिया जाएगा। आपको अभी मैं विस्तार से उसे भी बता दूंगा। तो कुल मिलाकर के एक प्रश्न पत्र होने वाला है और यह उसमें क्या होगा, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों ही आपको शामिल रहेगा उसमें। प्रश्न की प्रकृति क्या होगी आपके मन में होगा, तो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न की प्रकृति जो होता है वह ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और बहुविकल्पीय होगा। जैसे कि होता है ना 3, 4, 5 विकल्प, कई आयोग में अलग अलग होता है, तो यहां पर भी वही विकल्प का आधार दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है तो उस उत्तर को गलत माना जाएगा। ठीक है, यहां भी यही व्यवस्था है। प्रारंभिक परीक्षा का एक और नेचर इसमें समझ लीजिए, ये जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स है, वह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनता है जैसा कि यूपीएससी में है। यानी कि एक समझ लीजिए ये गेम है, आपको यहां टच करके आ जाना है। मान लीजिए अगर कट ऑफ गया 110 नंबर तो आप इससे ज्यादा 130 नंबर भी ले आते हैं तो ये एक्स्ट्रा कट ऑफ से ज्यादा जो +20 नंबर लाए हैं इसका कोई विशेष वेटेज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका कट ऑफ यहां तक है तो यही मामला है। यानी कि आपको सिर्फ क्वालिफाई इसमें करना है, क्वालिफाइंग पेपर ये होता है। मामला समझ में आ गया। तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, मेंस का जो पेपर होगा उसमें जो मार्क्स आएगा और प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू वाला पोर्शन, इस दोनों को जोड़ करके मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, वही फाइनल होगा। ठीक है, इतना तो मामला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस परीक्षा की पैटर्न को देख लेते हैं। और परीक्षा की पैटर्न करने का मतलब हम आज प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को देख रहे हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा की अगर आप रूपरेखा देखेंगे तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रश्नों की संख्या की बात करूं तो 150 प्रश्न रहेगा यहां पर। और उसके अगर मार्क्स की बात करें कि 150 अंक कितने मार्क्स का होगा, तो 200 मार्क्स का ये होने वाला है। आयोग जो 150 प्रश्न के समाधान करने के लिए आपको समय देने जा रही है वह 3 घंटे का होगा। आपके मन में जिज्ञासा रहता होगा कि प्रश्न पत्र की भाषा क्या होगी। कुछ छात्र होंगे जो अंग्रेजी माध्यम के होंगे, कुछ छात्र हिंदी माध्यम के होंगे। तो आयोग इन दोनों ही भाषाओं में प्रश्न पत्र को दे रही है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा। सबसे अहम चीज है, छात्र यह जानना चाहते हैं कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। देखिए, आरपीएससी में भी निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है और अधिकतम अंक का 1/3 यहां पर निगेटिव मार्किंग होगा। कटअप कैसे तैयार होगा, जाहिर सी बात है प्रारंभिक परीक्षा का जो कटअप होगा उसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा के लिए यहां पर चयन किया जाएगा, आगे की मेरिट बनेगी। ठीक है, तो यहां तक हमने एक रूपरेखा समझ लिया है, ओवरऑल आप देख समझ पाए तो। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं कि सिलेबस को चर्चा में लाते हैं। सिलेबस को जब चर्चा में लाते हैं, जैसा कि लिखा गया है, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम। देखिए, जो आयोग का सिलेबस होता है ना, उसके शब्द पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि उस शब्द जो है आपको पूरी तैयारी की दशा और दिशा बता देती है। यहां पर लिखा गया है सामान्य ज्ञान, ठीक है, और यहां पर एक शब्द और लिखा गया है सामान्य विज्ञान। यानी कि ये जो प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र होने वाला है, यहां पर जीएस वाले मामले से तो है ही, लेकिन विज्ञान का पोर्शन भी यहां पर शामिल रहेगा। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब पूरे विस्तार से जरा इसको हम देखते हैं। पुराना जो सिलेबस हुआ करता था 2018 तक जो चलता था, उसमें बहुत सारी चीजें ना क्लियर नहीं था, कंक्रीट बातें नहीं थी। ठीक है, बड़ी घुमावदार बातें हुआ करता था, तो अभ्यर्थियों को तैयारी करने में बहुत मुश्किल होता था। क्या पढ़े क्या छोड़ें, ये समस्या बनी रहती थी। लेकिन 2021 के बाद जो है चीजें सुलभ हो गई है और पाठ्यक्रम आप देखेंगे आयोग ने इतने बेहतर तरीके से अब तैयार करके आपको दे दिया है कि कहां से पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, ये सब कुछ आपको बता दिया गया है। हम शुरुआत यहां से हिस्ट्री से करते हैं, इतिहास से। ठीक है, अब इतिहास की जब हम शुरुआत करेंगे, हिस्ट्री का पोर्शन लेंगे, तो यहां पर आपको एक बात मैं ध्यान दिला दूं, मैंने पहले भी कहा था राज्य स्तरीय आयोग है, तो सबसे पहले हम राजस्थान की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। आयोग ने सिलेबस इसी आधार पर दिया है। तो यहां पर 2
सेगमेंट आप बांट लीजिए, जैसे कि हमने हिस्ट्री की बात की है। चलिए यहां देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि हिस्ट्री को लेकर के, तो यहां पर हिस्ट्री में आप 2 सेगमेंट यहां पर ले लीजिए। एक तो हो गया आपको राजस्थान का हिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, दूसरा आपको इंडिया का हिस्ट्री पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, ये जो राजस्थान का हिस्ट्री पूछा जाएगा इसको भी आप चाहें तो 2 भाग में बांट लें, ठीक है, और राजस्थान से संबंधित जो हिस्ट्री होगा ये पोर्शन, और दूसरा एक सेगमेंट राजस्थान में खास करके देखा गया है वह आर्ट एंड कल्चर का है। आर्ट एंड कल्चर से राजस्थान में काफी प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको अलग से थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। और यहां पर अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है यहां पर आप प्राचीन, मध्य और फिर आधुनिक, ये तो पढ़ते आए हैं आप। अगर आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी राज्य की तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे आपके लिए यह काम का होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में देखा गया है तकरीबन 25 प्रश्न के आसपास हिस्ट्री से पूछा जाता है। अब 25 प्रश्न में तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 13 प्रश्न जो है वह राजस्थान से आ जाता है, और करीब करीब जो है 12 प्रश्न जो है वह भारत के इतिहास से आता है। अब भारत के इतिहास तो सभी अभ्यर्थी पढ़ते ही हैं, किसी भी आयोग के लिए तैयारी करें या फिर यूपीएससी के लिए ही तैयारी करें, आप सभी ये पढ़ते ही हैं, और राजस्थान का केवल आपको अलग से पढ़ना है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि जो भी अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो उन्हें राजस्थान का एग्जाम देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि राजस्थान ने अपना सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया है कि वह आपके लिए बहुत सुलभ हो जाएगा। ये मामला आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसी आधार पर देखिए, सबसे पहले हम इतिहास की चर्चा करते हुए आयोग ने जिस आधार पे दिया है उसी को रूपरेखा बना करके चलते हैं। और आयोग ने क्या कहा है सबसे पहले कि भाई आप राजस्थान का परीक्षा देने आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले राजस्थान के इतिहास के विषय में पता होना चाहिए, ठीक है। तो राजस्थान का इतिहास, मैंने एक बात कहा था कि राजस्थान के इतिहास को पढ़ते हुए अलग से आपको आर्ट एंड कल्चर की जानकारी होनी चाहिए। देखिए यहाँ आयोग ने स्पष्ट लिखा है कला, और दूसरी बात संस्कृति। राजस्थान अपने आर्ट एंड कल्चर को लेकर के, अपने इतिहास को लेकर के काफी समृद्ध रहा है, ठीक है। तो यहां पर कला, संस्कृति, साहित्य भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर परंपरा को और विरासत को भी पढ़ना है। तो इतना शब्द आपको समझ में आ गया। अब इसको डिफाइंड कर दिया गया, कैसे देखिए, राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, प्री हिस्टोरिकल प्लेसेस जो होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो उस समय की क्या क्या चीजें होती थी, मानव प्रजाति कैसे रहता था, कैसे वो अपने काम धंधे करता था, ये सब भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें भी यहां पर डिफाइंड कर दिया गया पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युग, यानी कि एकदम आपको कंक्रीट बता दिया गया कि यहां से यहां आप पढ़ के आइएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सीधा दे दिया गया, अब अभ्यर्थी परेशान होते रहते क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। दूसरी बात देखेंगे, स्पष्ट बता दिया गया है कि ऐतिहासिक राजस्थान को आपको पढ़ के आना है। ऐतिहासिक राजस्थान में भी चीजें क्लियर कर दी गई है। प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, यहां पर ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र प्राचीन राजस्थान में क्या क्या, तो समाज, सामाजिक व्यवस्था कैसे हुआ करता था, समाज की परंपराएं की क्या थी, समाज कैसे काम करता था, उसके बाद धर्म की बातें, और यहां पर धर्म से एक और चीज आकर के जुड़ता है संस्कृति, और संस्कृति कल्चर, यानी कि उसके तहत सभी कुछ आ जाता है। तो यह भी आपको पढ़ना है। उसके बाद राजस्थान की जब भी चर्चा करेंगे राजवंशों की चर्चा की ही जाएगी। तो यहां पर प्रमुख राजवंशों के, और राजवंशों की चर्चा किए तो फिर शासकों की चर्चा, तो उसके जो महत्वपूर्ण शासक हैं, सभी शासकों के बारे में पढ़ना भी नहीं है, जो किसी भी राजवंश के हैं तो उसके जो महत्वपूर्ण शासक हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। उनका क्या, तो राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही है उसके विषय में। अब यहां राजवंश भी आपको देखिए स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं है। क्या क्या, तो गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौर, सिसोदिया। सिसोदिया जैसे कि किसी भी, अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, राजवंश हुआ और यहां पर सिसोदिया राजवंश के बारे में आपको पढ़ना है, और यहां पर लिखा है महत्वपूर्ण शासक, तो सिसोदिया राजवंश के कई शासक हो सकते हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप हो गए, ठीक है। अब महाराणा प्रताप को देखेंगे तो आप ये सिसोदिया राजवंश से संबंधित है। और यहां पर एक और शब्द है राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां, तो महाराणा प्रताप से संबंधित जो राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उसको पढ़ के जाना है। अब मामला समझ में आया किस तरह से आपको पढ़ना है। यही मैं कह रहा हूं कि यदि सिलेबस को सही से आप समझ गए तो आपकी तैयारी जो है वह सही दिशा और दशा में जाने लग जाएगी। यहां पर एक और है
कच्छावा। फिर एक और लिखा गया है मध्यकालीन राजस्थान में क्या चीज, प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था और रेवेन्यू की क्या सिस्टम था, इसको भी आपको पूरी तरह से तैयार करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आधुनिक राजस्थान का उदय, आधुनिक राजस्थान के उदय का यहां पर देखिए कालखंड भी आपको बता दिया गया है। 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक क्या ऐसा हुआ था कि वहां पर समाज में जागृति उत्पन्न हुई थी, यह जानना है। यहां पर फिर बता दिया गया है कि यदि जागरण होता है तो उसके आधार, राजनीतिक जागरण की बात की गई है। राजनीतिक जागरण में देखेंगे तो समाचार पत्र, प्रेस जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर समाचार पत्रों एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका। 20वीं शताब्दी में जनजाति तथा किसान आंदोलन, है ना। यहां पर दो बातें हैं, राजस्थान में जनजातीय समुदाय रहती है तो ध्यान रखना है, अलग से दे दिया गया है जनजाति और किसान आंदोलन की बात की गई है। तो किसान, कई तरह के किसान आंदोलन होते हैं, उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है वह पढ़ के जाना है। 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में, दो बातें, विभिन्न देशी रियासत, आप जानते हैं ये जो बहुत सारे देशी रियासत है अपने यहाँ, आजादी के समय भी 500 550 से अधिक देशी रियासत हुआ करता था, ठीक है। अब इस देशी रियासत को क्या था, राजनीतिक अधिकार नहीं था जब ब्रिटिश शासक थे। तो यहां पर क्या होता है कि इसके दौरान देखेंगे जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन और फिर यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रजामंडल आंदोलन, यही है। तो तीन भाग यहां आपको इस हिसाब से पढ़िए, 20वीं शताब्दी में जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन और यहां पर दिया गया है प्रजामंडल आंदोलन। और ये तीनों आंदोलन जब हो जाएगा उसके बाद एक आखिरी चरण क्या आएगा, राजस्थान का एकीकरण। इस हिसाब से फ्लो देखिए कितना अच्छा आयोग ने आपके लिए बता दिया है। तो इस हिसाब से जब आप पढ़ेंगे तो राजस्थान के एकीकरण तक आ जाएंगे, तो यहां पर यह मामला खत्म हो जाएगा। अब यहां पर राजस्थान की वास्तु परंपरा, अब जरा देखिए वास्तु परंपरा में आए तो इतिहास से अब शिफ्ट हो गया आपका गियर, कहां पहुंच गए आप, अब आप आर्ट एंड कल्चर पे पहुंच गए, कला और संस्कृति वाले सेगमेंट पे पहुंच गए। इसी चीज को समझना है ताकि आपकी तैयारी जो है वह आसान हो सके। राजस्थान की वास्तु परंपरा की जब बात करेंगे तो मैंने पहले भी कहा था, राजस्थान कला संस्कृति के लिए, साहित्य के लिए, नृत्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। तो यहां पर मंदिर आपको पढ़ना पड़ेगा, किले पढ़ने पड़ेंगे और किला बहुत सारा है राजस्थान में, महल भी ऐसे ही, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला की विभिन्न शैलियां और हस्तशिल्प, विभिन्न शैलियां और हस्तशिल्प को पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं प्रदर्शन कला, शास्त्रीय संगीत एवं शास्त्रीय नृत्य, स्पष्ट कर दिया है यहां पर आपको, क्लासिकल सॉन्ग और क्लासिकल डांस की बात की गई है, लोक संगीत एवं वाद्य, लोक नृत्य एवं नाट्य, राजस्थान इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। भाषा एवं साहित्य को लेकर के राजस्थानी भाषा, अब राजस्थानी भाषा की विभिन्न बोलियां हैं तो वह भी आपको पढ़ना है। राजस्थानी भाषा का साहित्य एवं लोक साहित्य पढ़ना है। धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक समुदाय, धार्मिक समुदाय में बौद्ध आ जाते हैं, जैन आ जाता है, उस समय का जो वहां पर ज्यादा चलन में था धार्मिक समुदाय। राजस्थान में संत एवं संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवी देवता जो होंगे उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। इसके बाद राजस्थान में सामाजिक जीवन कैसा रहा है उसका अध्ययन करना है। और सामाजिक जीवन में क्या, तो जैसे कि मेला हो गया, त्योहार हो गया, जो रीति रिवाज होता है, परंपरा होता है, वेशभूषा हो गया, आभूषण हो गया, और उसके बाद आखिरी में राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो ये तो यहां से संबंधित हो गया। अब राजस्थान के बाद हम गियर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि राजस्थान के इतिहास की बातें हमने देख लिया, राजस्थान की कला और संस्कृति की बातें हमने देख ली। तो इतना फायदा तो देखिए उन स्टूडेंट को मिल जाएगा जो राजस्थान के रहने वाले हैं, थोड़ा सा एज तो उनको ज्यादा मिल ही जाएगा। लेकिन अगर बाहर के स्टेट के आप हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो ये सेगमेंट थोड़ा सा पढ़ लीजिए एक पेपर। अब ये पेपर कहाँ से पढ़े, ये भी तो प्रश्न आएगा आपके मन में कि इसका अच्छा मटेरियल कहाँ मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, मैंने पहले भी बताया कि संस्कृति IAS ने बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर दिया है आपके लिए। जैसा जैसा ये सिलेबस पूरी तरह से आपको दिया गया है, इसी को रूपरेखा बनाते हुए पूरी तरह से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है, जिस कोर्स की चर्चा हम यहां पर कर रहे थे।
ये जो कोर्स है ये पूरी तरह से उसी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। तो आपको बस ये कोर्स लेना है और उसके आधार पे सब चीजें आपको हूबहू ऐसा ही मिल जाएगा। तो बाहर के कोई स्टेट वाले हैं तो बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, राजस्थान के कोई हैं तो उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। और ये सेगमेंट जो है ये तो सभी को पढ़ना है, भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास में देखेंगे यहां भी स्पष्ट कर दिया गया है, जैसा मैंने कहा कि इसमें प्राचीन काल, मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक काल पे हम आएंगे। तो देखिए, प्राचीन काल एवं मध्यकाल की यहां पर चर्चा है। अब यहां पर भारत के सांस्कृतिक आधार क्या है उसको बताया गया है, वह भी आपको क्या किया है, टाइमलाइन बता दिया है। सिंधु एवं वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की श्रमण परंपरा और नए धार्मिक विचार। नए धार्मिक विचार में क्या क्या आ जाएगा, यहां पर आजीवक आएगा, बौद्ध आ जाएंगे, जैन परंपरा आएगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां, इसमें कुछ तो ऑलरेडी राजस्थान में आप पढ़ ही चुके होंगे, जब राजस्थान स्पेशल आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसमें आपको अलग से बाकी बता दिया गया है क्या क्या। तो मौर्य के बारे में पढ़ना है, कुषाण पढ़ना है, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव एवं चोल, इतने के बारे में आपको पढ़ के जाना है। स्पष्ट तौर पर शासकों का बता दिया गया है और उसकी उपलब्धियों को आपके पढ़ के जाना है। प्राचीन भारत में कला एवं वास्तु पर अब हम आ जाते हैं। ये प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। प्राचीन भारत में भाषा एवं साहित्य का विकास कैसे होता है, जैसे कि आप जानते हैं संस्कृत, प्राकृत एवं तमिल, इसी तीनों का केवल आपको पढ़ के जाना है। सल्तनत काल की यदि मैं बात करूं तो सल्तनत काल की जब हम चर्चा करते हैं कुछ वंश को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं गुलाम वंश की चर्चा की जाएगी, खिलजी वंश की चर्चा की जाएगी, तुगलक वंश की चर्चा की जाएगी, सैयद, लोदी वंश। तो यहां पर ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है, प्रमुख सल्तनत शासकों की उपलब्धियां, जाहिर सी बात है इन वंशों के बारे में आप पढ़ेंगे, उसके शासकों के बारे में आप जान जाएंगे। और यहां पर देखिए विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां, विजयनगर अलग से बताया गया है। तो विजयनगर के ही हुआ करते थे कौन, कृष्ण देव राय। अब चूंकि ये अलग से बताया गया है इसीलिए मैं यहां पर थोड़ा आपको जोर दे रहा हूं। कृष्ण देव राय काफी विद्वान खुद में हुआ करते थे शासक, ठीक है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। ये बड़े विद्वान लेखक भी हुआ करते थे शासक के साथ साथ फिलोसफर, तो इनके विषय में भी थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है। अब यहाँ पर मुगल काल पे हम आ गए सीधा। तो मुगल काल की क्या है, राजनीतिक चुनौतियां क्या रही है एवं सुलह किसके साथ, अफगान, राजपूत, दक्कनी राज और मराठा के साथ। तो यहां पर सबसे पहले चुनौतियां भी पढ़ना है। अब जाहिर सी बात है इसमें छुपा हुआ है, जैसे सुलह की बात हो गई ना, तो युद्ध छुपा हुआ है कि क्या क्या युद्ध रहा, चाहे उसका मराठा के साथ क्या युद्ध रहा, राजपूत के साथ क्या रहा, ठीक है। और फिर सुलह भी इनके साथ आपको पढ़ना है। मध्यकाल में कला एवं वास्तु, चित्रकला एवं संगीत का विकास किस तरह से हुआ। उसके बाद भक्ति तथा सूफी आंदोलन पर भी यहां पर जोर दिया गया है, ठीक है। इसका धार्मिक एवं साहित्यिक योगदान कैसे रहा है इस कालखंड को बढ़ाने के लिए, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। अब हम आधुनिक काल की चर्चा करते हैं, भारत के इतिहास का आधुनिक काल। और यहां पर कालखंड आपको बता दिया गया है। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी से 1964 तक का इतिहास आपको पढ़ के जाना है। आधुनिक भारत का विकास एवं राष्ट्रवाद का उदय, यहां पर राष्ट्रवाद का उदय, तो जाहिर सी बात है इसमें वो जो गांधीवादी आंदोलन होगा, क्रांतिकारी आंदोलन होगा, नरम दल, गरम दल, ये सब इसके बीच आ जाएगा। और ये सब जब आप यूपीएससी के लिए पढ़ते होंगे या जब भी इतिहास पढ़ते होंगे तो आपको ये पढ़ने को तो मिलता ही होगा। तो इसीलिए यहां पर आपको नहीं सोचना है कि राजस्थान का है तो राजस्थान वाले लोगों को ही फायदा मिलेगा, ये सभी के लिए कॉमन है। बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार, यहां पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हुए जिन्होंने धार्मिक सुधार किया, चाहे वो विनोबा भावे हो जाते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद होते हैं। तो उन सभी व्यक्तियों को भी थोड़ा सा अध्ययन करके जाइएगा। विभिन्न नेता और कई सारे ऐसे संस्थाएं हुए जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये काफी महत्वपूर्ण सेगमेंट हो जाता है और खास करके ये भी होता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें विभिन्न अवस्थाएं की, मतलब यहां पर कहने का तात्पर्य हुआ स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवस्थाएं कैसा रहा, उसके बाद ये धाराएं कैसे बहती चली गई, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता कौन रहे एवं देश के अलग अलग हिस्सों का क्या योगदान रहा, इसको भी पढ़ना है। अब यहां पर योगदानकर्ता कहने का मतलब है महत्वपूर्ण लीडर कौन रहे, चाहे वो गांधी रहे या चाहे वो वामपंथ के लीडर रहे या फिर चाहे वो पटेल रहे, तो अलग अलग लीडर के विषय में भी आपको यहां पर जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पर है स्वतंत्रता उत्तर राष्ट्र निर्माण, राज्यों का भाषा
भाषाई पुनर्गठन। आप जानते हैं जब भारत आजाद हो गया तो भारत के समक्ष पहली चुनौती जो उभर करके सामने आती है वह यही होता है कि राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कैसे किया जाए। तो यहां आपको पढ़ना है। उसके बाद नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण कैसे हुआ, कैसे विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया गया। आज आप आईआईटीज देखते हैं, आईआईएम वगैरह देखते हैं, इसरो के बारे में आप जानते हैं। तो कैसे कैसे किस तरह से संस्थाओं का निर्माण हुआ और विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ। तो जाहिर सी बात है इसरो वगैरह की यहां पर आपको चर्चा कर देनी है। ये सब ये इतिहास में दे दिया गया है, यानी कि देखिए 1964 तक कहा गया है और 1964 तक कहने का तात्पर्य है नेहरू युग पूरा उसमें आ जाता है। ये पूरा आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद यहां से इतिहास का सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो इतिहास के सेगमेंट पर जब मैंने बात किया तो मैंने कहा कि एक तो हो जाएगा राजस्थान का, और राजस्थान पर जब भी हम चर्चा करेंगे तो एक तो राजस्थान का इतिहास और दूसरा राजस्थान का कला और संस्कृति, ये मामला खत्म। उसके बाद भारत के इतिहास की बात, और भारत के इतिहास में भी 3 खंड जोड़ दीजिए, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, और उसमें भी 1964 तक, ठीक है, यानी कि पूरा नेहरू युग। तो ये प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास का सिलेबस था, बहुत ही कंक्रीट करके आपको आयोग ने बता दिया है। अब यहां पर एक जो सब्जेक्ट है वो खत्म हो चुका है, और मैंने बताया कि इतिहास से तकरीबन जो है 25 प्रश्न के आसपास आता है 150 प्रश्न में। तो इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर रहने वाली है। अब जरा भूगोल की बात करेंगे। तो भूगोल की बात करते हुए जैसा मैंने इतिहास में बताया कि राजस्थान और भारत, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी राजस्थान हमें देखना चाहिए, भारत भी देखना चाहिए। क्या यहां पर विश्व का भूगोल देखेंगे तो जाहिर सी बात है विश्व की भूगोल की भी चर्चा की जाएगी। भूगोल पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको मैप तो आना ही चाहिए। इन सभी सेगमेंट पर आपको पहले ही ध्यान दे देना है। अब सिलेबस जरा देख लेते हैं फिर क्या क्या। देखिए शुरुआत ही है विश्व का भूगोल, और विश्व के भूगोल की जब बात करते हैं तब यहां पर प्रमुख स्थलाकृतियां, अब ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो राजस्थान के निवासी हैं तब भी या किसी दूसरे राज्य के हैं तब भी, ठीक है। प्रमुख स्थलाकृतियां उसमें क्या आ जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, इन सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। प्रमुख नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, झील कौन है, कृषि के क्या क्या प्रकार है, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन सा है, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को लेकर के मरुस्थलीयकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग। जाहिर सी बात है आज के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण जो है प्रतिकूल होता जा रहा है और इसकी मुख्य वजह जो है ग्लोबल वार्मिंग को माना गया है। तो जो नया सिलेबस दिया गया उसमें इसे ऐड कर दिया गया था, और ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है और वो छिद्र लगातार बड़ा होता जा रहा है और यह समस्या का बड़ा कारण हो रहा है। पृथ्वी गर्म इस वजह से ज्यादा रह रही है। तो ओजोन का अवक्षय कैसे हो रहा है यह अलग से भी आपको पढ़ करके जाना है, अलग से इसे मेंशन कर दिया गया है। चलिए अब यहां पर भारत का भूगोल, जैसा मैंने कहा विश्व का भूगोल, तो भारत के भूगोल को देखते हैं। प्रमुख स्थलाकृतियां यहां पर भी जैसे विश्व में था ऐसे यहां पर भी पर्वत, पठार, मैदान, मानसून तंत्र एवं वर्षा का वितरण। जब भी आप भारत का भूगोल पढ़े तो आप मानसून के बिना तो कतई आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भारत की जो कृषि है, आप जानते हैं भारत जो है वह गांव का देश है, और भारत गांव का देश है। तो भारत की मुख्य जो ग्रामीण स्तर पर अगर आप देखेंगे अर्थव्यवस्था को चलाने की प्रमुख कारक है तो कृषि है, और भारतीय कृषि किस पर निर्भर है, पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। तो जाहिर सी बात है जब भी यहां पर हम भारत के भूगोल की चर्चा करेंगे तो मानसून तंत्र की चर्चा करना, उसको अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। और मानसून तंत्र की चर्चा करते हुए एक चीज आपको पढ़ना पड़ेगा कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है अलग अलग क्षेत्रों में। पश्चिम भारत में हो गया, पूर्वोत्तर में देख लिए, पर्वतीय भारत में हो गया, आपको मध्य भारत में देखना पड़ेगा, उत्तर दक्षिण भारत में। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि वर्षा का वितरण कैसा रहा है, प्रमुख नदियां कौन कौन सी है भारत के संदर्भ में, और झीलें कौन कौन सी है। भारत की जब चर्चा करेंगे, मानसून की चर्चा की है कृषि, और कृषि की चर्चा करेंगे तो फसल आ जाएगा। फसल में देखना है गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफी, ठीक है। खनिज की चर्चा जरूर किया जाएगा, लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक। ऊर्जा संसाधन को अगर देखेंगे तो जाहिर सी बात है ऊर्जा संसाधन जब भी देखिए, एक तो आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही हो गया एनर्जी रिसोर्सेज की बातें, और जब भी इसको देखेंगे तो इसे 2 सेगमेंट में तुरंत बांट दीजिए। एक जो हो जाएगा वह परंपरागत हो जाएगा, जैसे कि कोयला वगैरह से मिलता है। दूसरा क्या होगा, गैर परंपरागत होगा, सोलर एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, ठीक ना, जीवाश्म ईंधन से हम बाहर निकल रहे हैं, तो यह बातें हो जाएगी। उसके बाद औद्योगिक प्रदेश कौन कौन सा है, उसके बाद एक अहम हो जाता है, आजकल बहुत जोर है इस पर, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं
परिवहन गलियारा, नितिन गडकरी मिनिस्टर हैं और काफी इस पर जोर दिया करते हैं, तो यह भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा था कि 2-3 अलग अलग सेगमेंट में देखेंगे, तो जब आप विश्व का भूगोल पढ़ रहे होंगे उसी आधार पे आपको मैपिंग समझ में आ जाएगा। उसके बाद भारत का भूगोल पढ़ेंगे, उसमें भी मैपिंग होगा, ठीक है। और उसके बाद राजस्थान आयोग का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़ के जाएंगे। तो जिस तरह से राजस्थान के इतिहास के विषय में आप पढ़ के गए थे, उसी तरह से राजस्थान के भूगोल के विषय में भी आप पढ़ेंगे। यहां पर भी सेम वही चीजें हैं। प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश, देखिए जब आप राजस्थान के सिलेबस को पढ़ रहे होंगे तो भारत की जो भूगोल आप पढ़ रहे होंगे उसमें बहुत सारी चीजें जो है ओवरलैप हो जाएगा। इसके अलावा जब आप भारत का भूगोल पढ़ रहे होंगे तो आपने पहले विश्व का भूगोल पढ़ लिया है, तो आपको चीजें समझना आसान हो जाएगा। इसीलिए आप इसे अलग अलग तो बांट रहे हैं, लेकिन ये मत समझिए कि इतना सारा पढ़ना है, क्योंकि ये ओवरलैप होगा। एक जगह आप पढ़ेंगे, दूसरा जगह आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश एवं उसकी विशेषताएं क्या क्या रही है। जलवायु पढ़ना है तो यहां पर जलवायु की विशेषताएं भी पढ़नी है, और ये राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। प्रमुख नदियां एवं झीलें, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा क्या है। राजस्थान के संदर्भ में मृदा की चर्चा की जा रही है। राजस्थान की प्रमुख फसलें क्या है। गेहूं स्पष्ट कर दिया है कि गेहूं के विषय में जानिए, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा। प्रमुख उद्योग राजस्थान के क्या क्या है उसे। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, राजस्थान जो है उसमें मरुस्थल का एक बड़ा हिस्सा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर सिंचाई परियोजनाओं की काफी चर्चा रहती है। तो कौन कौन सी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं और जल संरक्षण की तकनीक, जैसा मैंने कहा राजस्थान शब्द आते हैं, मरुस्थल आता है आपके दिमाग में, तो जाहिर सी बात है सिंचाई परियोजना और जल का महत्व काफी होगा, तो जल संरक्षण की जरूरत पड़ती होगी। जल संरक्षण के लिए विभिन्न तकनीक का इस्तेमाल किया जाता होगा, तो कौन कौन सी वो तकनीकें हैं इसका आपको अध्ययन करना है। फिर जनसंख्या की बात करेंगे तो वृद्धि देखेंगे, जनसंख्या में वृद्धि देखेंगे, घनत्व देखेंगे, साक्षरता देखेंगे, लिंगानुपात देखेंगे, प्रमुख जनजातियां देखेंगे। फिलहाल अगर आप इन सब चीजों को देखिए, साक्षरता, घनत्व, वृद्धि, लिंगानुपात, तो हमारे पास जानते हैं 2011 का अभी जनगणना है, सेंसस 2011 का ही है। हमारे देश में हर 10 साल पर सेंसस होता है, जिस तरह से 2001 में हुआ था, फिर उसके बाद 2011 का डाटा हमें मिल गया, लेकिन 2021 में नहीं हुआ है, क्योंकि कोविड भी एक कारण रहा और तकनीकी कई पहलू रहे इसके वजह से। तो गृह मंत्री अभी हाल ही में पार्लियामेंट में कहते हैं कि लोकसभा का ये जो चुनाव हो जाएगा 2024 का, उसके तुरंत बाद फिर जनगणना का काम किया जाएगा। तो फिलहाल आपको अगर अभी मान लीजिए आयोग का एग्जाम हो जाता है 1 साल में और तब तक ये डेटा नहीं आता है नया वाला 2024 वाला, तो आपको 2011 का आधार बना करके पढ़ना है। ये सभी चीजें समझ में आ गया। अब खनिज की बात करते हैं, और खनिज राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि खनिज हमने भारत के संदर्भ में भी पढ़ लिया था, धात्विक और अधात्विक दोनों ही। हमने ऊर्जा संसाधन भारत के संदर्भ में भी पढ़ा था, और ठीक ऐसा ही आपको ऊर्जा संसाधन जो है वह राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है। और वही बात परंपरागत, गैर परंपरागत जैव विविधता और इसका संरक्षण भी आपको यहाँ पर अध्ययन करना है। इसके अलावा पर्यटन स्थल को लेकर के बातें की जाएगी। राजस्थान जो है अपने पर्यटन के लिए भी काफी जाना जाता है, तो पर्यटन स्थल और फिर परिपथ, यह भी आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ते हुए पढ़ना पड़ेगा। तो 2 चीजें हमने देख लिया, हमने इतिहास देख लिया, हमने भूगोल देख लिया, ठीक है, राजस्थान का भी, भारत का भी। अब हम पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही पसंदीदा सेगमेंट होता है सभी छात्रों का, जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं सबसे पहले यही सेगमेंट को उठाते हैं, और इससे क्या होता है कि एक व्यवहारिक सूझबूझ बढ़ जाती है, ठीक है। आम बोलचाल में, चर्चा में, अखबार पढ़ते हुए ये सेगमेंट आपको हमेशा ही चर्चा में दिखेगा, और वो क्या है, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था, जिसको आप पॉपुलर वे में क्या कहते हैं, पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी पढ़ते हुए, जैसा कि मैंने इतिहास और ज्योग्राफी में बताया था आपको कि राजस्थान और भारत, तो पॉलिटी पढ़ते हुए भी तो यही करना होगा कि राजस्थान भी हमें देखना होगा और यह भी देखना होगा कि भारत में क्या व्यवस्था है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी भी पढ़ना होगा और राजस्थान की पॉलिटी भी पढ़ना होगा, राज व्यवस्था। मामला समझ में आ गया। तो चलिए यहां पर सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान की चर्चा करते हैं। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी से आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान देना है, भारतीय संविधान लिखा है सिलेबस में, और फिर कह दिया गया दार्शनिक तत्व। ये बहुत ही अपने आप में बहुत अच्छा शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान जो है वह विभिन्न देशों के संविधान में जो जो चीज अच्छा लगा उसे हमने ग्रहण कर लिया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे महापुरुष रहे जिनके विचार भारत के संविधान में झलकता है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आप जानते हैं। अब डीपीएसपी में हमारे राष्ट्रपिता गांधी के जो विचार हैं वह झलकते हैं।
ठीक है। तो यहां पर गांधीयन फिलॉसफी निकलेगा। ऐसे भी बहुत सारे दार्शनिक तत्व जो हैं यहां पर मिल जाएगा। भारत के संविधान की जब बात करेंगे तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। 1919 का अधिनियम, 35 का, ये सब हटा दिया है देखिए सिलेबस से, लेकिन आपको फिर भी पढ़ लेना है, क्योंकि आधार आपका तैयार रहेगा तभी आप आगे समझ पाएंगे। तो भारतीय संविधान का दार्शनिक तत्व के तहत क्या क्या, तो देखिए एक चीज है कि संविधान सभा के विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। संविधान सभा की बात की जा रही है, ठीक है, यानी कि जिन्होंने जो हमारे पूर्वज रहे, जिनके देख रेख में यह संविधान जो है अपने मूर्त रूप में आया। उसके बाद भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं रही है, क्या भारतीय संविधान एक सिर्फ कागजी दस्तावेज है या उससे आगे बढ़ के कुछ है, तो विशेषताएं तो होगी, उन विशेषताओं का अध्ययन करना है। फिर क्या है, संवैधानिक संशोधन। जाहिर सी बात है कोई भी चीज बनाया गया है समय के साथ, जैसे जैसे कालखंड बदलेगा, समाज बदलेगा, कानून को बदलना होगा नए लोगों के हिसाब से, तो फिर संशोधन की बात भी की जाएगी। तो संवैधानिक संशोधन का भी फिर आपको अध्ययन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उद्देशिका की बात की जाएगी। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, संविधान का निचोड़ कह सकते हैं, संविधान का ध्येय कह सकते हैं। उसके बाद सबसे अहम हो जाता है मूल अधिकार। मूल अधिकार यानी कि राज्य के विरुद्ध दिया गया है नागरिकों को, यानी कि कम से कम इतना अधिकार तो चाहिए ही किसी भी नागरिक को गरिमामय जीवन जीने के लिए। ये फंडामेंटल राइट्स हो गए, यानी कि यहां देखेंगे तो संविधान का भाग 3 हो गया। फिर राज्य नीति के निर्देशक तत्व हो गए यहां पर, यानी कि संविधान का यहां देखेंगे तो भाग 4 भी आपको पढ़ना है 3 के अलावा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मूल कर्तव्य भी डाल दिया गया। मूल कर्तव्य बाद में संविधान में था, मूल संविधान का हिस्सा ये नहीं हुआ था, ठीक है। इसे भाग 4 क के तहत जोड़ा गया, 51 ए के तहत, ठीक है। तो यह भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को जरा आपको देखना है, और जब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा हम करेंगे तब कुछ बातें यहां देख लीजिए किस तरह से। तो राष्ट्रपति जो होते हैं भारतीय गणराज्य के, वह प्रथम नागरिक माने जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, वह उनमें सत्ता निहित होता है, वह जो है व्यवहारिक तौर पे कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं भारत में। तो प्रधानमंत्री, और यह अपने मंत्री परिषद के द्वारा कार्य संभालते हैं। संसद की जब भी चर्चा करेंगे तो इसमें लोकसभा आ जाएगा, राज्यसभा आ जाएगा, और संसद के तहत ही प्रेसिडेंट भी आएगा। संसद के 3 अंग होते हैं, कई बार यूपीएससी में यही प्रश्न पूछा गया है। तो आपको सिलेबस से देखिए, सिलेबस इतना अच्छा दे दिया है कि यदि आप इन सब चीजों को समझ जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही समझ में आ जाएगा मुद्दा। फिर यहां पर देखिए, जब आप 3 अंग निकाल लीजिए, एक हो जाएगा विधायिका, दूसरा हो जाएगा न्यायपालिका, तीसरा हो जाएगा कार्यपालिका। तो जब आप यहां पर एक अंग जो है वह न्यायपालिका को नहीं छोड़ सकते, और न्यायपालिका में भारत की जो सर्वोच्च न्यायपालिका व्यवस्था है, संस्था है, वह कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर उच्चतम न्यायालय के विषय में भी पढ़ना पड़ेगा, और उच्चतम न्यायालय को पढ़ने के बाद उसके जो फंक्शन है विभिन्न तरह के, न्यायिक पुनरावलोकन, इसको भी फिर आपको पढ़ना है। यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में पढ़ना है, नीति आयोग, परामर्श का एक भारत के प्रधानमंत्री को या भारत की जो सरकार है उसको परामर्श देने वाली एक संस्था है नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर इसे लाया गया था 2015 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग के विषय में पढ़ना है, यानी कि विभिन्न आयोग जो है उसे आपको अध्ययन करना है। उसके बाद लोकपाल, काफी चर्चा में रहा था ये, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में पढ़ना है। फिर संघवाद की चर्चा आती है, भारत के संदर्भ में संघवाद को पढ़ना है। भारत में लोकतांत्रिक राजनीति किस हिसाब से चल रही है, इसे पढ़ना है। गठबंधन की सरकारें, आप जाहिर सी बात है व्यवहारिक तौर पर देखते ही होंगे, कई राज्यों में गठबंधन की सरकारें हैं, इससे पहले केंद्र में गठबंधन की सरकार हुआ करती थी। तो गठबंधन की सरकारें, अब जब भी गठबंधन की सरकारें पढ़ेंगे तो उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि देखिए यहां प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, राज्य स्तर का है आयोग, तो जाहिर सी बात है इन सभी को पढ़ते हुए आपको विभिन्न फैक्ट से 2-4 होना पड़ेगा। तो फैक्चुअल तैयारी थोड़ी करनी पड़ेगी आपको, और फिर राष्ट्रीय एकीकरण से जुड़े हुए मुद्दे जो होंगे उसके आधार पर भी पढ़ना पड़ेगा। यह भारत के संदर्भ में हमने पढ़ लिया। अब जैसा राज्य का आयोग है तो फिर राजस्थान, तो राजस्थान की पॉलिटी आपको पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या, जिस तरह से
अगर हम देश के हिसाब से देखें तो वहां पर हम राष्ट्रपति की चर्चा किए। तो देखिए, पढ़ने का अच्छा तरीका क्या है कि जब आप राष्ट्रपति के विषय में पढ़े ना, तो फिर आप राज्यपाल के विषय में पढ़ लें। जब आप प्रधानमंत्री के विषय में पढ़ लें तो उसी समय मुख्यमंत्री के विषय में पढ़िए और उनके मंत्रिपरिषद के विषय में पढ़िए। जब आप संसद के विषय में पढ़िए तभी आप विधानसभा के विषय में पढ़िए। फिर जब आप सुप्रीम कोर्ट के विषय में पढ़िए तभी आप हाई कोर्ट के विषय में पढ़ा करिए, उच्च न्यायालय के विषय में पढ़ा करिए। प्रशासनिक व्यवस्था, अब प्रशासनिक व्यवस्था की जब हम बात करेंगे तो हम जिला स्तर से पहले लेंगे, जिला प्रशासन की बात करेंगे। जिला प्रशासन के बाद हम नीचे आएंगे तो फिर हम स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थान की बात करेंगे। यानी कि यहां पर संविधान का जो 73वां जो संशोधन था और 74वां संशोधन था, इसको आपको पढ़ना होगा और इसमें आप पंचायत नगर पालिका के विषय में अच्छे से अध्ययन कीजिए, क्योंकि राज्य स्तरीय आयोग में पॉलिटी में ऐसा संभव ही नहीं है कि इससे प्रश्न ना आए। ठीक है, अब संस्थाएं के बारे में बात करेंगे और ये संस्थाएं राज्य के संदर्भ में देखेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो कि एग्जाम ही आपका लेगी, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग। ठीक है, उसके बाद लोक नीति एवं अधिकार की चर्चा करते हुए लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र, इन सब के विषय में आपको अध्ययन करना होगा। अब यहां पर हम आ जाते हैं इकोनॉमी पे। पॉलिटी हमने देख लिया, उसके सिलेबस पर हमने बारीकी नजर डाल ली। अब हम यहां पर इकोनॉमी की चर्चा करते हैं। अब इकोनॉमी की चर्चा करते हुए हमें सबसे पहले इकोनॉमी की बेसिक समझ होनी चाहिए, इसके बाद राजस्थान की भी अर्थव्यवस्था को हमें देखना होगा। ठीक है, तो यहां पर चलते हैं अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। अब अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं की जब बात की जाएगी तो शुरुआत में आयोग ने लिखा है कि जनाब आप बजट निर्माण पढ़ के आइए। ठीक है, बजट निर्माण की प्रक्रिया। तो क्या आप सिर्फ भारत की जो केंद्र की जो बजट है उससे पढ़ के जाएंगे या राजस्थान का भी पढ़ेंगे? जाहिर सी बात है, जब भी जाएं तो राजस्थान का भी बजट पढ़ के जाएं। अगर राजस्थान का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बजट निर्माण, फिर आपको बैंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बैंकिंग। ठीक है, इकोनॉमी पढ़ते हुए तो बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा कर की बातें करेंगे, क्योंकि जीएसटी है ना, अभी राज्य और केंद्र के बीच जो है करों के आवंटन को लेकर के इस मुद्दे पर ही झगड़ा चलते रहता है। जीएसटी के बाद ये सब हुआ है, इसे पढ़ना है। राष्ट्रीय आय समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान, यानी कि आपको समृद्धि पढ़ना पड़ेगा और यह भी देखना पड़ेगा कि विकास क्या होता है, इन दोनों के बीच अंतर क्या होते हैं। लेखांकन, और लेखांकन पढ़ते हुए भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इसकी अवधारणा के विषय में जानकारी होना चाहिए, उपकरण एवं इसका प्रशासन में क्या उपयोग हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही बात है। ठीक है, इसका प्रशासन में क्या उपयोग होगा और इसके उपकरण का और इसकी अवधारणा की आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा देखिए स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार, है ना, डीमेट अकाउंट वगैरह बनाते हैं आजकल आप लोग, इसमें ट्रेडिंग करते भी होंगे, तो स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार के विषय में अध्ययन करना है। राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां, है ना, राजकोषीय घाटा आप पढ़ते होंगे लगातार, तो इसको भी आपको अध्ययन करके जाना है। सब्सिडी के विषय में, और राज्य स्तर एग्जाम है तो राज्य हमेशा केंद्र से कहती रहती है, मांग करती रहती है कि फलाने योजना के लिए हमें सब्सिडी दे दीजिए, तो सब्सिडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा यहाँ पर। और राज्य की आयोग में आपको लोक वितरण प्रणाली जरूर पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ई कॉमर्स आज के आधुनिक समय में आज की जरूरत यह है। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की बात की गई है, मोटे तौर पे महंगाई की बात की गई है। इसका जो है अवधारणा, प्रभाव एवं नियंत्रण तंत्र कि अगर महंगाई बढ़ रहा है तो फिर किस तरह के आप टूल्स का इस्तेमाल करेंगे कि महंगाई कम हो जाए। महंगाई कम है तो क्या टूल्स का इस्तेमाल आरबीआई करती है कि फिर थोड़ी सी महंगाई बनी रहे, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी सी महंगाई होना अच्छा ही होता है। ठीक है, उसके बाद आर्थिक विकास एवं आयोजन की बात किया गया है। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, अब प्रमुख क्षेत्र में क्या होगा, भारत के संदर्भ में देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में कृषि आ जाता है, सेकेंडरी में आपको आ जाएगा उद्योग और टर्सरी में सेवा। तो एग्रीकल्चर में इंडिया तो है ही कृषि प्रधान देश। उसके बाद हम यहां से सीधा जंप किए, हम सर्विस सेक्टर में पहुंच गए। एक सेक्टर जो है जो हमारे नजर से ओझल हो गया, हम ध्यान नहीं दे पाए, वह क्या था, उद्योग जगत पे, है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हमने बहुत अच्छा काम नहीं किया। अब हम ध्यान दे रहे हैं। अब जब यहां पर आपको ध्यान देना है तो अलग से थोड़ा एमएसएमई के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और राजस्थान की आयोग है, ग्रामीण स्तर की बात होगी, तो यहां पर अगर कृषि को लेकर के आप पढ़ेंगे तो आपको मनरेगा वगैरह का थोड़ा सा अध्ययन करके जाना चाहिए। एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे और पहल मतलब क्या क्या योजनाएं वगैरह चलाई गई है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा, राजस्थान है तो राज्य सरकार के द्वारा, प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है।
मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास। ठीक है, मानव एक संसाधन के रूप में हम देखते हैं और आर्थिक विकास की बात की गई है। यहां आर्थिक समृद्धि की बात नहीं की गई है। जब विकास एक बड़ा अम्ब्रेला होता है, ठीक है, तो डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो समृद्धि उसका एक अंग हो जाता है। तो यहां पर आर्थिक विकास लिखा गया, इसलिए मैंने कहा सिलेबस पढ़ते हुए ना शब्द को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। मानव विकास सूचकांक की बात की गई है, ये लगातार हर साल आता है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक, आपको हैप्पीनेस इंडेक्स, भारत का क्या नंबर है इसको देखना होगा। फिर गरीबी और बेरोजगारी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसको स्पष्ट कर दिया है। अवधारणा, प्रकार, यानी कि गरीबी के प्रकार या फिर बेरोजगारी के प्रकार, कारण क्या क्या होते हैं, बेरोजगारी क्यों होता है, गरीबी क्यों है, ठीक है, उसका समाधान क्या हो सकता है, यानी कि निदान एवं वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं। योजनाएं किससे संबंधित, गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या क्या फ्लैगशिप जो स्कीम है भारत सरकार लेकर के आई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की बात करेंगे तो कमजोर वर्ग जो है, शोषित वंचित वर्ग जो है, उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। कुछ विशेष छूट दिया गया है, किसी चीज में सब्सिडी दी गई है, स्कॉलरशिप पढ़ाई में दिया गया है, क्या क्या स्कीम लेकर के सरकार आई है, इन सब चीजों के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पर जब हम उधर इकोनॉमी देख लिए, फिर मैंने कहा राजस्थान की इकोनॉमी की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो यहां पर अर्थव्यवस्था का बृहद परिदृश्य देखना है, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे देखने। देखिए ये सब ओवरलैप होता जाएगा, तो अलग से इतना नहीं चलना है कि अरे बड़ा सिलेबस हो जाएगा क्या करेंगे, ओवरलैप होगा। समृद्धि यहां पर, और समृद्धि के साथ विकास, ये दोनों के बीच डिफरेंस भी होना चाहिए। ये केवल जो होता है वह अर्थव्यवस्था से जुड़ा होगा, ठीक है, नेशनल इनकम होगा, इसमें इनकम की बात की जाएगी, और ये बड़ा अम्ब्रेला है, इसमें एजुकेशन आएगा, गुणवत्तापूर्ण जीवन आ जाएगा, स्कूल की पढ़ाई वगैरह आ जाएगी, हेल्थ भी आ जाएगा, तो और समृद्धि तो है ही इसमें। तो विकास जो है वो बहुत विस्तृत हो जाता है। इससे बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं और जो कैंडिडेट हैं वो गलत करके आ जाते हैं। और इसके अलावा यहां पर आयोजना दिया गया है, आधारभूत संरचना की बात की गई है। आधारभूत संरचना का क्या तात्पर्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, यानी कि सड़कें होनी चाहिए अच्छी, पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, आज के समय में तो मनोरंजन के साधन भी होने चाहिए आधारभूत संरचना में, ठीक है। तो ये सब चीज, और संसाधन फिर क्या है, रिसोर्सेज क्या है स्टेट के पास, राजस्थान के पास, वो प्रमुख विकास परियोजनाएं क्या हैं राजस्थान के संदर्भ में। ये सब जो सरकार प्रमुख विकास परियोजनाएं रिसेंटली लेकर के आई होगी, इसमें बहुत सारे टॉपिक जो होंगे वह करंट के जुड़ते चले जाएंगे। अगर योजनाएं पढ़ने हैं तो पिछले 2 साल में, 1.5 साल में सरकार ने क्या क्या योजनाएं लाई हैं विभिन्न मुद्दों से संबंधित, उसे पढ़ के आपको जाना है। तो यहां पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी हम देख लिए। अब इसके अलावा हम चलते हैं राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। किसकी, राज्य सरकार की। स्पष्ट यहां पर कह दिया है, केंद्र सरकार को लेकर के चर्चा नहीं किया गया है। अब राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं की चर्चा की गई है, तो यह बता दिया गया है कि यह योजनाएं, ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम है, ये किसके लिए। तो यहां पर अनुसूचित जाति, यहां पर बता दिया गया है आपको कि अनुसूचित जाति, मैंने कहा था राजस्थान में जनजाति की ठीक ठाक आबादी है, ठीक है, तो यहां पर अनुसूचित जनजाति, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग की बात किया जाएगा, ओबीसी जिसे कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज, उसके बाद अल्पसंख्यक की बात की जाएगी, उसके बाद दिव्यांग जो निराश्रित हैं, उसके बाद महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, कृषकों एवं श्रमिकों के लिए। इसके लिए सरकार क्या काम कर रही है, क्या योजना लाई है, किस तरह से इनके उत्थान के लिए, इन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकार काम कर रही है, इन सब चीजों पर आपको अध्ययन करना है। अब इसके अलावा हम आते हैं, आपको सिलेबस में मैंने शुरू में बताया था सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान लिखा हुआ था, तो अब उस टॉपिक पे आ जाते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दोनों ही बातें समझिए। साइंस की तो बात है ही, और यहां पर आपको टेक्नोलॉजी भी पढ़ के जाना है, क्योंकि यहां आज के समय में टेक्नोलॉजी के बिना आप अधूरे रह जाएंगे। सामान्य ज्ञान जो है आपके लिए और सामान्य विज्ञान की जानकारी जो है वह कम रह जाएगी। तकनीक आज हमारे जीवन में अहम रोल अदा कर रहा है। तो यहां पर क्या दिखा है, जरा सिलेबस में देखिए, बहुत बड़ी बात है कि उम्मीद आपसे नहीं की गई है। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जो दिन होते हैं, उसमें विज्ञान के मूलभूत तत्व क्या हैं, क्या बेसिक एलिमेंट हैं आपके दैनिक जीवन में, उसकी स्टडी करना है। कंप्यूटर्स बता दिया गया है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा, डिफेंस को पढ़ना है। डिफेंस आजकल के लिए बहुत जरूरी भी हो गया, जैसे राफाल हमने लिया फ्रांस से, तो इस तरह की चीजें, तो डिफेंस आपको पढ़ना है। अंतरिक्ष की यहाँ पर बात की गई है, और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की जब बात करेंगे यहाँ पर स्पेस की, तो आप देखेंगे इसरो कितना अच्छा आजकल काम कर रही है पिछले कुछ वर्षों से, है ना। हम बात बात पे मंगल पे पहुंच जाते हैं, चंद्रमा पे पहुंच जाते हैं, हमने चंद्रमा के दक्षिणी छोर जो है वहां तक भी हम अपने पहुंच बना लिए, दक्षिणी ध्रुव तक। तो इसरो के विषय में थोड़ी सी अच्छी
पूरी स्टडी यहाँ करके जाइएगा। और सैटेलाइट, हम इसरो हमारा PSLV जब भी आ जा रहा है तो यहाँ पर आपको PSLV और GSLV इस दोनों को जरा पढ़ के जाइएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर उपग्रह के बारे में, सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है। हमारा एक बार PSLV जाता है तो विभिन्न देशों से हम बात कर लेते हैं कि देखो हमारा जा रहा है, तुम्हारा भी कुछ सैटेलाइट है तो बताओ, हम छोड़ते चलेंगे बीच रास्ते में। तो आप देखते हैं 100 से अधिक सैटेलाइट हम एक साथ छोड़ के आते हैं इसरो वाले। ठीक है, तो हम इस मामले में बहुत तरक्की कर चुके हैं। इसीलिए हमारे लिए यह जो है, यहाँ से देखिए डिफेंस हो गया, यहाँ पर अंतरिक्ष हो गया, और यहाँ पर उपग्रह की जब हम बात करेंगे, ये आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। नैनो टेक्नोलॉजी की आजकल काफी चर्चा चल रही है, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना है। उसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी एवं अनुवांशिक अभियांत्रिकी यह विवादों में भी काफी घिरा हुआ रहता है। तो इससे जुड़े हुए जो पहलू हो सकते हैं, मुद्दे हो सकते हैं, उन्हें भी अच्छे से पढ़ के जाना है। आहार एवं पोषण, रक्त समूह एवं RH कारक जो है इनको भी पढ़ना है। स्वास्थ्य देखभाल, और उसमें भी स्पष्ट कर दिया गया है संक्रामक, असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग। कोरोना के बाद जो है, कोरोना महामारी के बाद इसकी महत्वता बढ़ गई है इस टॉपिक की, स्वास्थ्य देखभाल। ये आपको समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में आयोग किस टॉपिक से अधिक प्रश्न जोड़ के पढ़ सकती है। तो स्वास्थ्य वाले व्यवस्था पर जो है, स्वास्थ्य देखभाल की जो बात है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइए। पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इसके प्रभाव, ये आपको ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में भी देखने को मिलेगा, इन्वायरमेंट का टॉपिक से जोड़ के। तो ये तो जहां भी मिल जाए ना, ये टॉपिक हो गया, ऊर्जा वाला हो गया, जैव विविधता हो गया, हेल्थ का इशू हो गया, ये जहां भी मिले पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इससे काफी प्रश्न आते हैं। जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, ये सभी चीजें जो है ओवरऑल तो पढ़ना ही है, लेकिन राजस्थान के विशेष संदर्भ में अलग से कह दिया गया है, तो अलग से थोड़ा सा स्टेट वाइज आपकी तैयारी होनी चाहिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, यहां भी लिख दिया गया है। तो ये चीजें तो आपने ओवरऑल पढ़ा ही है, लेकिन राजस्थान को जोड़ करके आपको थोड़ा पढ़ना है कि राजस्थान में क्या विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। अब यहां से GS वाला पोर्शन खत्म यहां पर हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, और आगे जब बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, शब्दों के जाल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहां पर मैथ्स और रीजनिंग की बात की जा रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा था ना कि जैसे UPSC में 2 पेपर होता है, दूसरा पेपर क्या कर दिया, CSET का कर दिया। यहां पर CSET का पेपर अलग से नहीं किया है, लेकिन घबराना इससे नहीं है और बहुत खुश होने की भी बात नहीं है। घबराना इसीलिए नहीं है कि एग्जाम का चरण है, प्रश्न है तो जवाब तो देना ही है, और खुश नहीं होना है क्योंकि पहले ही पेपर में शामिल कर दिया है उन चीज़ों को जो अलग से दूसरे आयोग या UPSC ले लिया करती है, CSET वाले। इसमें आपको मैथ्स तो रहेगा ही, मैथ्स के अलावा आपको रीजनिंग भी इसमें शामिल रहेगा। ठीक है, जरा देखते हैं क्या क्या है इसमें। तार्किक दक्षता की बात की जा रही है, इसमें आपको बता भी दिया गया है कि क्या क्या टॉपिक रहेगा, तो आपको उन टॉपिक को बस अच्छे से तैयार कर लेना है। कथन एवं मान्यताएं, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, और यहां पर विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता। ठीक है, इन चीजों को अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता में क्या क्या, संख्या, अक्षर अनुक्रम, कूटवाचन, जिसको आप कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग बनाते हुए आप करते होंगे। संबंधों से संबंधित समस्याएं, संबंध होते हैं ना कि इसकी बुआ का लड़का उसकी मासी के पति का, ऐसे चलता है ना, तो वही वाला संबंध है जिसको आप लोग मतलब रील्स वगैरह में काफी दिखाया जाता है, तो ये है संबंध वाला। दिशा एवं परीक्षण तार्किक, वेन आलेख, उसके बाद दर्पण, पानी, प्रतिबिंब, आकार और उनके उपविभाजन, ये टॉपिक दिए गए हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर मैथ्स वाला सेगमेंट अगर आप देखेंगे मोटा मोटी के हैं, तो ये जो है यहाँ पर आपको अनुपात, समानुपात तथा साझा, प्रतिशत, परसेंटेज पढ़ना है। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है। समतलीय चित्रों के परिमाप एवं क्षेत्र, आंकड़ों का विश्लेषण जिसमें सारणी, दंड आलेख हो गया, रेखीय आलेख हो गया, पाई चार्ट होता है, ये सब चीजें आपको इसमें पढ़ना है। फिर आपको माध्य पढ़ना है। माध्य में क्या, समांतर, गुणोत्तर एवं हरात्मक, माध्यमिका भी पढ़ना है, और फिर बहुलक भी अलग से पढ़ना है। ठीक है, क्रमचय एवं संचय भी पढ़ के जाना है। और फिर लास्ट में, जैसे कि हम लोग स्कूल के समय भी पढ़ा करते थे मैथ में, तो प्रोबेबिलिटी लास्ट में होता था, तो वैसे ही अंत में है प्रायोगिकता, यानी कि उससे जुड़ा हुआ बहुत टफ नहीं होगा, सरल समस्याएं आपको दिया जाएगा, सिंपल क्वेश्चन रहेगा 10th लेवल का, इसको आपको सही से अध्ययन कर लेना है। ये एक तरह समझ लीजिए CSET वाला पोर्शन जो है इसी में थोड़ा सा शामिल कर दिया है, तो इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद है समसामयिक घटनाएं,
जो आप सबों का फेवरेट टॉपिक हुआ करता है, करंट अफेयर्स, वही है ये करंट अफेयर्स, ठीक है। तो उसके विषय में कहा गया है क्या, 2-3 बातें कह दी गई है आयोग के द्वारा। यहां पर सबसे पहला ही कर दिया है राजस्थान, जाहिर सी बात है राज्य स्तरीय आयोग है तो राजस्थान के विषय में राजस्थान भारतीय, दूसरा यहां पर आ गया है ना। हम लोग अगर यूपीएससी देते हैं तो क्या पढ़ते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं, पॉपुलर इवेंट्स जो हो गए 1-1.5 साल पुराने, यहां पर स्टेट का है तो राजस्थान जोड़ दिया, नेशनल जोड़ दिया इंडिया, और फिर हो जाएगा इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं और जो इशूज चल रहा है करंट में उससे जुड़ा है बातें। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति कौन कौन है, जैसे अभी देखिए भारत रत्न बहुत सारे लोगों को मिला है तो वर्तमान में चर्चित व्यक्ति हुए हो गए। उसके बाद स्थान कौन कौन सा चर्चा में रहा है, उसके बाद संस्थाएं कौन कौन से चर्चा में रही है, यह भी होगा। यहां पर स्टेट में देखा जाता है खेलकूद से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां जो है खास करके राजस्थान के संदर्भ में आपको देखना है, ठीक है। राजस्थान में मान लीजिए किसी राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेलकूद का आयोजन किया जाता रहा हो, राजस्थान के कोई खिलाड़ी हो जिन्हें अर्जुन पुरस्कार या किसी अन्य तरह के पुरस्कार वगैरह से सम्मानित किया गया हो, तो ये सब चीजें भी आपको करंट अफेयर्स में पढ़ करके जाना है। अब पूरी सिलेबस हमने ये चर्चा कर लिया, ये था पूरी तरह से राजस्थान प्रशासनिक सेवा का जो आपको प्रीलिम्स का सिलेबस है वो। तो इतने सारे सेगमेंट पे, और अच्छे से देखा होगा आपने, आयोग ने पूरे डिफाइंड कर दिया, क्रिस्टल क्लियर कर दिया ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह का दिक्कत ना हो। हमने एक ओवरव्यू ले लिया है इस पे और भी बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है, लेकिन कम समय में उतनी बातें नहीं हो सकती है, इसीलिए संक्षेप में हमने एक ओवरव्यू इसे देख लिया है। अब फिर से बता दूं, आपके मन मस्तिष्क में ये चल रहा होगा कि ये सब चीजें कहां से पढ़ी जाए, कहां से लाभ मिल सकता है। एक जगह कोई हमें समेट करके दे दे, कोई पढ़ा दे एक जगह बिठा करके, ताकि हमारा काम बन जाए, हम बस एग्जाम में जाएं और फिर प्रीलिम्स पास करके आ जाएं, फिर मेंस में जाएं, फिर इंटरव्यू हो जाए, फिर ऑफिसर बन जाए, एकदम मजे ही मजे। तो ये चीजें आपके लिए संस्कृति आईएएस कर रही है। और यहां पर जैसा मैंने कहा कि आरपीएससी का फाउंडेशन कोर्स जो है संस्कृति आईएएस लॉन्च कर दी है। 30 मार्च 12 बजे दिन में नामांकन प्रारंभ हो चुका है, काफी कम सीटें हैं, यह ऑनलाइन माध्यम से होगा। फाउंडेशन कोर्स कहने का तात्पर्य है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट इस कोर्स में आपको पढ़ाई जाएगी। कोर्स की विशेषताओं में फिर से बता दूं, 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होगी, जिसमें जितने भी टॉपिक थे प्रीलिम्स के, चाहे वो राजस्थान, भारत, विश्व का जहां से भी संबंधित हो, मेंस में भी सब, वो सभी इसके अंदर कवर करा दिया जाएगा। 1 साल तक कोर्स की वैधता रहेगी, आपकी जितनी बार मन करे आप देखिए, आपकी मर्जी पर है। नियमित क्लास टेस्ट लिया जाएगा जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट के टेस्ट होंगे। एक खास बात है कि आप जानना चाहते होंगे फी क्या, तो इस कोर्स का फी वैसे तो 50,000 है, लेकिन कोर्स लॉन्च हुआ है तो प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए इसमें भारी छूट दी जा रही है। छूट भी 2 तरह के से बताया गया है। कुछ छात्र होंगे जिन्हें प्रिंटेड नोट्स चाहिए होगा, तो प्रिंटेड नोट्स के साथ यदि ये कोर्स लेते हैं तो 12,999 में पड़ेगा, वैसे 50,000 का। और अगर आप पीडीएफ में ये पूरा सिलेबस ले लेते हैं, ये ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, तो केवल 10,000 का, ठीक है। ये ध्यान रखना है, केवल प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए। मैं बार बार बता दे रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बाद में कॉल करते हैं कि हमें ये ऑफर दीजिए, लेकिन तब तक क्या होता है, चिड़ियां चुग गई खेत, तो अब पछताए क्या होता है। तो 200 स्टूडेंट अगर एडमिशन करा लेंगे तो उसके बाद आपको आप आएंगे तो 50,000 वाले मानना पड़ेगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं इस कोर्स को लेना, आप तैयारी को धारदार करना चाहते हैं, और राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर राजस्थान के बच्चे तो चलिए देते ही हैं, लेकिन इसका सिलेबस इतना अच्छा दिया हुआ है कि बाहरी स्टूडेंट, दूसरे स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, वह भी आसानी से इसके सिलेबस को कवर कर सकते हैं बहुत कम मेहनत में। इसीलिए यह एक ऐसा आयोग हो जाता है जो सभी को देना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए ये ऑफर है, तो आप इसका लाभ उठाने के लिए यहां कॉन्टैक्ट नंबर संस्कृति आईएएस का दे दिया गया है, 9555124124। दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से आप बातचीत कर सकते हैं। अच्छे से इस ऑफर के विषय में मेरे से भी अच्छी जानकारी वहां आपको मिल जाएगा, विस्तृत रूप से समझा दिया जाएगा, आप संतुष्ट हो लीजिए, यथाशीघ्र नामांकन करा लीजिए। एक तरीका और है, संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे आप विजिट कीजिए, वहां भी इस कोर्स से संबंधित सभी बातें दी गई है, ठीक है। तो वहां से भी जानकारी लेकर के आप अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी टॉपिक पे हमने चर्चा किया है वह आपके लिए लाभकारी जरूर सिद्ध होगा। अब हम अगले लेक्चर में क्या करने वाले हैं,
कि राजस्थान का ही आरपीएससी का मेंस का सिलेबस चर्चा करेंगे। ठीक है, कि मेंस की क्या क्या रूपरेखा होती है, कौन कौन सा विषय होता है, सब टॉपिक क्या है, किस तरह से अध्ययन किया जाए। संस्कृति आईएएस का ये ऑफर तो आपके साथ है ही। इसीलिए एक बार फिर से, यदि ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो प्रथम बैच 30 मार्च से शुरू होने जा रहा है, नामांकन प्रारंभ हो चुका है। तो वेट मत कीजिए, जल्द से जल्द कॉल करके यथाशीघ्र चीजों की जानकारी लीजिए, नामांकन करा लीजिए। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। दूसरे लेक्चर में मेंस के सिलेबस के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।